सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोफेसर कुंवर पाल सिंह जी और रामकिशोर जी को अपनी खिराजे अकीदत पेश करना चाहूंगा, जिनकी वजह से ये अकादमी स्टैब्लिश होकर आज यहां तक पहुंची है। अगर आप मेरी बात पर यकीन करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत अचरज हुआ जब महीने में पहले मेरे पास लखनऊ से फोन आया कि इस साल का डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान मुझे दिया जा रहा है। खास करके इसलिए भी कि ये भी कहा गया कि प्रत्येक वर्ष ये सम्मान किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार को दिया जाता है और अब तक के अलंकृत व्यक्तियों में डॉक्टर श्रीमती नमिता सिंह जी, डॉक्टर काजी अब्दुल सत्तार साहब, शेखर जोशी जी, डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, सुश्री नासिरा शर्मा जी, जनाब असद जैदी साहब, सुश्री मेहरुनिसा परवेज, श्री विष्णु नागर जी, श्री गिरिराज किशोर साहब, प्रोफेसर अली अहमद फातिमी, डॉक्टर शंभुनाथ जी, श्री विभूति नारायण राय साहब, श्री पंकज बिष्ट, मेरे प्रिय कवि और मेरे पहले एम्प्लॉयर नरेश सक्सेना जी, जिनका जिक्र भी थोड़ी देर पहले किया था राजरवी के सिलसिले में सुलेमान जी ने, और आदरणीय कुमार प्रशांत जी जैसा जो व्यक्ति बंबई में रहता है और गांधी का परचम आज भी लिए जो इस देश में फिर रहा है, उनके जैसे लोगों को ये सम्मान दिया गया है। यकीन मानिए, मुझे सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहीं भी इस टेरिस के आसपास नहीं आता। मेरे जी बैठे हैं, जानते हैं इस बात को। हाँ, मैं छोटा मोटा नाट्यकार हूं, नाट्य निर्देशक हूं, जिसके आधार जिंदगी अपनी करीब 36 साल 66 साल की जिंदगी में फिल्में लिखने में मुंबई में बिता दी है और अब म्यूजियम बनाने में भी मेरा गुजरा है 10-15 सालों का। इसलिए मुझे नहीं पता सब कुछ कि मुझे साहित्यकारों की श्रेणी में रखा भी जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। हाँ, इतना मुझे जरूर मालूम है, जैसा अभी जिक्र भी किया गया कि डॉक्टर राही मासूम रजा की ये बहुत इच्छा थी कि फिल्म लेखकों को भी लेखकों की श्रेणी में रखा जाए। आमतौर से साहित्य अकेडमी वाले फिल्म लेखकों को नहीं देते कि तुम फिल्मफेयर के पास जाओ, तुम नेशनल अवार्ड के पास जाओ, तुम कहीं और जाओ, साहित्य अकेडमी की तरफ मत देखना। और अगर गुलजार साहब को, जावेद साहब को साहित्य अकेडमी के इनाम मिलते भी हैं तो उनकी पोएट्री के लिए, उनके फिल्म लेखन के लिए नहीं। वो भले आनंद लिखने और वो भले दीवार लिखने, कुछ भी लिखने, उसके लिए उनको नहीं मिलेगा। फिल्मी गानों के लिए भी नहीं मिलेगा, उनकी कविताओं के लिए उनको भले मिल जाए। तो साहित्य अकेडमी वाले समझते नहीं है कि फिल्म वाले भी साहित्यकार होते हैं। इसके बावजूद यहां मुझे ये साहित्य सम्मान दिया गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने लिए तो अच्छा लग ही रहा है, ये कहना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गलत होगा, अपने लिए तो अच्छा लग ही रहा है। लेकिन मुझे राही साहब के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक इच्छा को इस अकादमी ने पूरा किया है और इस बात के लिए मैं अकादमी की चयन समिति का जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। दोस्तों, राही साहब कितने बड़े विचारक, लेखक, उपन्यासकार थे, कवि थे, या आप सब लोग मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। आप लोगों ने 16-17 सम्मान यहाँ आके अटेंड किए हैं ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस में सब मेरे को दोस्त दिख रहे हैं जिनसे मैं मिलने का इच्छुक रहता हूँ लखनऊ आके, और यहाँ पे एक साथ तो सब लोग आज मुझे इस कमरे में नजर आ रहे हैं। तो इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी जबान से हालांकि कई साहित्यकार, लेखक नए माध्यम सिनेमा में गए, जिनमें प्रेमचंद जी शामिल थे,
जिनमें भगवती चरण वर्मा साहब शामिल थे, जिसमें लखनऊ के ही आदरणीय नागर साहब शामिल थे और तमाम नाम शामिल थे। पर किसी को भी फिल्म जगत में वो सफलता नहीं मिली जो राही साहब ने पाई। और ये कहते समय मुझे वो दो जोशी नाम भी याद हैं। सबसे पहले तो श्री शरद जोशी जी जो थोड़ा सीनियर थे, उसके बाद में उनसे थोड़ा सा जूनियर आदरणीय मनोहर श्याम जोशी। ये दोनों जोशी भी शामिल हैं। शरद जोशी जी ने लगभग 11 फिल्में लिखी, मनोहर श्याम जोशी जी ने 4 फिल्में लिखी। और बात मैं यहां फिल्म लेखकों की कर रहा हूं, फिल्मी गीतकारों की नहीं कर रहा हूं। उस डिपार्टमेंट में बहुत से शायर, बहुत से शोरा गए और उन्होंने फिल्म लेखक के रूप में अपना बड़ा नाम पैदा किया, जीता उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाकर, अपना तरीका बदल के जीता। यहां पे तो वो मुक्त तरह से लिखते थे, जो मीटर दिल में आ गया, जो बात दिल में आ गई उसको शेर कहते थे, उसमें वो नजम गजल कहते थे। ये फिल्मों में जैसा कि कैफी साहब कहा करते थे कि फिल्मों में पहले धुन बना दी जाती है, उसी तरह से कि पहले खबर खोल दी जाती है, फिर कहा जाता है कि इस साइज का मुद्दा लेके आओ। तो पहले धुन बना दी, अब इस पे लिखो, उसमें भी तुमको बताया जाएगा कि सिचुएशन ये है कि हीरोइन की मां मर गई है और हीरो उसको समझा रहा है कि अरे मां तो सबकी मरती है, इसमें खास बात क्या हो गई है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करो और उसमें सब कुछ है। इस सिचुएशन पे गाना लिखो, तुम्हें टेढ़ी है तो क्या हो। तो ये सारी कंपल्शन के साथ में भी लिखना। तो मैं गीतकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने फिल्में लिखी, जैसे मैंने जिक्र किया कि शरद जोशी जी ने 11 फिल्में लिखी, मनोहर श्याम जोशी जी ने 4 फिल्में लिखी। और इन दोनों के सामने राही साहब ने 15 से ज्यादा फिल्में लिखी, पटकथाएं लिखी, सपना लिखे और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते, जो एक जमाने में, जैसा कि शाहरुख खान साहब का कहना है कि अवार्ड्स देखते हैं और मैं तो खरीदता हूं, ये वो जमाना नहीं था जब अवार्ड्स देखते थे और खुशियों के अवार्ड्स खरीदते थे। उस जमाने में 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतना, ये दोनों जोशियों के भी भाग्य में नहीं आया दोस्तों। फिर जब टीवी पे लिखने का सवाल आया, जिसके कि पहले लिखने वाले मनोहर श्याम जोशी जी माने जाते हैं हम लोगों के साथ, वहां भी जो अपनी कहावत है कि हाथी के पांव में 70 पांव, एक महाभारत लिख करके राही साहब ने बाकी सबको अपने एक पांव से ही नाम डाला। तो वहां भी टीवी सीरियल्स के लिए शरद जोशी जी ने भी लिखा, मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा और तमाम लोगों ने लिखने की कोशिश की, वहां भी कोई सानी नहीं था राही मासूम रजा साहब का। राही साहब के कवि कर्म के बारे में नबी हुसैन साहब ने यहां बात की कि वो एसेंशियली तो कवि थे, कवि से ही शुरुआत हुई थी और बहुत उम्दा उनका जो कवि कर्म है उसमें जिस चीज का जिक्र उन्होंने किया कि 1857 के प्रथम भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे जो मसनवी उनकी है, वो अपने आप में, वो जो उनका एक खंड काव्य है, वो अपने आप में उसका कोई सानी नहीं है, उसकी कोई नजीर नहीं है। मुझे इतनी पसंद है वो मसनवी कि मैंने उसी जमीन पे 1857 के सब्जेक्ट पे ही एक मसनवी लिखने की कोशिश की, वो राही साहब को समर्पित। तकरीबन उसी जमीन से मैंने भी शुरुआत की है उस मसनवी की, बाद में अलग अलग रिदम्स में चली जाती है। मैंने सोचा था कि मैं उसकी लाइनें आपको बहुत ही सुनाऊंगा दोनों की, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त की नजाकत को देखते हुए मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। सूर्यमोहन जी ने अलग डिमांड रखी कि ये गाने भी आपको सुनाने हैं। मित्रों, मेरे पिता, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं नबी हुसैन साहब का जिनका उन्होंने जिक्र यहाँ किया, और मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे बायोलॉजिकल फादर कॉमरेड शंकर दयाल तिवारी जी, और मेरे पापा जिनको हम लोग पापा कहते थे, क्योंकि अपनी माँ को हमने कभी अम्मा अम्मी नहीं कहा, उनको तो बड़ी जिज्जी कहते, क्योंकि उनकी छोटी बहनें जो थी, छोटी जिज्जियां, उनको तो हमने बहन कहा, जिज्जी कहा, लेकिन जिसको हम अम्मी कहते थे वो इनायत आबदी साहिबा, उनका आपने जिक्र किया।
ये दोनों लोग राही साहब को पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और इसलिए जानते थे कि सब लोग लेफ्ट ऑफ सेंटर हुआ करते थे। अगर पूरे लेफ्टिस्ट नहीं भी तो भी लेफ्ट ऑफ सेंटर में थे ये सबके सब लोग। मेरे बताइए डेफिनेटली लेफ्टिस्ट थे, वजीर हसन साहब डेफिनेटली लेफ्टिस्ट थे, और इस वजह से इन दोनों की बहुत ज्यादा दांत काटी उठी जिसे कहते हैं वैसी दोस्ती थी राही साहब के बड़े भाई मोनिस रजा साहब से, जो भूगोल नेता भी थे और शिक्षाविद भी थे। आप सब जानते हैं उनके बारे में। और राही साहब से जहां तक मेरे पिताजी के रिश्ते हैं, जो भी मैंने उनसे सुना है, मैं उसका यहां जिक्र करना चाहूंगा। राही साहब से उनके रिश्ते कुछ ऐसे ही थे जैसे कि एक बड़े भाई के छोटे भाई से रिश्ते होते हैं, जहां की छोटा भाई अक्सर सिर धुलता है और कहता है, मेरे छोटे भाई यहां बैठे हैं अक्षय जी, जहां छोटा भाई सिर धुलता है और कहता है कि सब बाश बिरादरी खुद नबाश, यानी कि कुत्ता हो जाओ मगर छोटे भाई ना। मगर बड़ा भाई भी जहां सिर धुलता है और कहता है कि हर बार बिरादरी बुजुर्ग नमाज, गधा हो जाओ लेकिन बड़े भाई ना। तो कुछ ऐसा डायलेक्टिकल रिश्ता दोनों में था, और इस रिश्ते के पीछे शायद राही साहब का वो अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड था, जहां वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना जानते थे और चाहते थे। और कुछ ऐसी ही वजूहात की वजह से कर्नल बशीर हसन जैदी साहब ने उनको अलीगढ़ मुस्लिम से निकलने में मजबूर कर दिया था। डिटेल्स आप लोगों से बेहतर जानते हो, मुझे डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छा हुआ कि उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया, वरना हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा लॉस है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को राही मासूम रजा जैसा टैलेंट शायद कभी ना मिला। राही साहब का जैसा जिक्र फिर यहां किया गया कि फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के को जो उन्होंने लीडरशिप दी, उस लीडरशिप का वो मशहूर किस्सा, जहां की इमरजेंसी के लिए कुछ लोग लाना चाहते थे रेजोल्यूशन, जिसका उन्होंने विरोध किया, और दरअसल जहां तक मुझे पता है वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ क्योंकि राही साहब तो उसके अध्यक्ष भी रहे, हमारी फिल्म राइटर्स एसोसिएशन की, जिसको आजकल हम लोग फिल्म राइटर्स एसोसिएशन नहीं कहते हैं, उसका नाम बदल के स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन हो गया है, क्योंकि आजकल तो हर स्क्रीन पे फिल्म देखने को मिल जाती है, छोटी बड़ी मछली बड़ी और बड़ी स्क्रीन तो है। तो अब हम उसको स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन कहते हैं, उसको तो अध्यक्ष भी रहे। और आप लोगों ने कटरा भी आरजू जरूर देखी होगी, और कटरा भी आरजू का डेडिकेशन भी आपने पढ़ा होगा, जहां वो उसको अपने दो दोस्तों को डेडिकेट करते हैं, श्री विमल दत्त जी को और अजीज कैसी साहब को, और उस फिल्म राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग को याद करते हैं जहां की उन्होंने इंदिरा गांधी के सपोर्ट में प्रस्ताव नहीं पास होने दिया, और उसके बाद में रात भर जाके इंतजार किया कि पुलिस अब आएगी कि तब आएगी। तीनों लोग दोस्त बैठ के उन्होंने उम्दा रात गुजारी, एंजाइटी में नहीं गुजारी, उन्होंने उम्दा तरह से रात गुजारी जैसे राइटर्स को रात गुजारी। मैं डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी और सम्मान की चयन समिति के सभी मेंबरान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यहां आप सबके बीच में आने का और आपसे मुखातिब होने का ये मौका दिया। मैं अकादमी के पेट्रन पंडिता सिंह जी का सचिव, मैं समझता था जब उनसे फोन पे बात होती थी सवाल के सिलसिले में कि बड़े मैच्योर उम्रदराज आदमी होंगे, यहाँ की पता चला कि ये तो भी बिल्कुल ऋषभ पंत की उम्र वाले। तो हफीज नदवी साहब का, अकादमी की अध्यक्षा और अपनी बड़ी बहन वंदना मिश्र जी का, आज के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश दीक्षित जी का बहुत ममनून हूं, जिन्होंने इस दौर में लगातार मुझसे संपर्क बनाए रखा और मुझे बताया कि मुझे आने के लिए यहाँ क्या क्या तैयारी करनी है। मैं उपाध्यक्ष श्री भगवान कहाँ गए, अरे क्या बात, कटियार जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट भी आए थे और अकेडमी को चला ही रहे हैं। सूर्यमोहन जी को मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई में शुक्रिया नहीं अदा किया जाता।
लेकिन बहुत अच्छा चुनाव किया आप लोगों ने। मुझे डर भी था थोड़ा सा, क्योंकि पूरा कच्चा चिट्ठा तो दुनिया में शायद किसी के नाम नहीं था, अल्लाह से जी आप अमित शाह हो, इसने हर एक कच्चे चिट्ठे खोल के रखे हो अपने पास। कच्चे कच्चे चिट्ठे भी और कच्चे चिट्ठे सबके खोल के रखे हो उसने, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मेरे सारे कच्चे चिट्ठे जो है मुसलमान जी के पास हैं। मुझे डर लग रहा था इनके बोलते समय कि पता नहीं कहाँ इससे सुनने लगेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान जी, आपने बड़ी पुरानी यादें ताजा कर दी, चाहे राजर साइमन की हो, चाहे वो हमारे आपके साउथ इंडिया टूर की हो, चाहे वो इतने सारी चीजें आपने जो है वो खोल के रख दी हैं। पहले मैं सुलेमान जी की बात थोड़ी सी मान लूं। मैं आजकल एक नाटक कर रहा हूं, जैसे सुलेमान जी ने कहा, इसके लिए कल सुबह मुझे भाग के वापस आना पड़ेगा। मुंबई आला अक्षर कश्मीर, नाम में कश्मीर जरूर है, लेकिन पैदा बनारस में बोलते पले बड़े बनारस में। उसके बाद में कंपनी थिएटर के लिए, पारसी थिएटर के लिए ड्रामे लिखा करते थे, और साइलेंट सिनेमा के जमाने में जो चले गए थे मुंबई और सिनेरियो लिखा करते थे। और बाद में जो फिल्मों ने बोलना शुरू किया तो डायलॉग भी लिखना शुरू किया। लेकिन सन 36 में जिस वर्ष में प्रेमचंद जी भी मुंबई गए उस साल उनका निधन हो गया, तो उसके आगे उनकी इनिंग्स कट शॉर्ट हो गई थी। तो उस ड्रामेटिक्स का एक नाटक मैं कर रहा हूं, लेकिन उसके मुझे ऐसा लगता है वेरी फ्रैंकली कि जितने अच्छे नाटककार हैं उतने अच्छे गीतकार नहीं। गीत उनके बड़े जनरल जेनरिक कॉमन से होते हैं, तो उनके गीत मैंने दोबारा लिखने की कोशिश की है इसमें। और मैं कुछ एक आध गीतों की आपको वानगी बताना चाहूंगा। जैसे कि उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है नाटक में, मेरी क्रिएटेड नहीं, कि सीता प्रेग्नेंट है वनवास में, जब उनको राम भेजेंगे उसके जस्ट पहले, और उनका बेबी शावर चल, जिसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है, जो पहला संस्कार होता है हिंदुओं में 16 संस्कारों में, जहां अंतिम संस्कार 16 में से तो पहला गर्भाधान का संस्कार है। उसमें उन्होंने एक जंगल से गाना लिखा, तो मैं उससे खुश नहीं था। और सीता, आपको पता होगा कि सीता के साथ में श्रुति, कीर्ति और मांडवी और उर्मिला, ये चारों बहनें थी। 2 सगी बहनें थी, दो जनक जी की औलादें थी और 2 जनक के भाई की औलादें थी। तो चारों की शादी 4 भाइयों से हुई थी, तो एक साथ बचपन से साथ में रही है, और वो बेबी शावर पे गाना गा रही है। तो जरा सा गौर फरमाइएगा, दुनिया भी बन रही है, जिसकी मैं गा के नहीं सुनाऊंगा आपको, गीत सुनाता कि बनेगी सिया बहना और रघुकुल का गहना, बनेगी सिया बहना और रघुकुल का गहना, जल्दी ये आने वाला इस अंगना में ललना। अब मैंने कुछ अलग रिश्ते जिनपे अक्सर बात नहीं होती वो टटोलने की कोशिश की। तो श्रुति कीर्ति गाती है, राघव जी की मैं हूं साली। अब राघव जी की कोई राम की साली भी थी, इसका तुम्हारे किसी रामायण को जिक्र सुना, साली तो थी, 3 सालियां छोड़। राघव जी की मैं हूं साली, ललन जो आया बजाऊंगी थाली, हार गले का कवर कर देंगी, साथ में लूंगी कान की बाली। जेठ से ज्यादा राम है जीजा। अब अक्सर डबल रिश्ते होते हैं, कौन सा माने, ये हम पे डिपेंड करता है। जेठ से ज्यादा राम है जीजा, ना माने तो दूंगी गाली। बने किसी बना का कहना नहीं, जल्दी आने वाला इस्तेमाल करना। दूसरी कुछ गाती है, तीसरी कुछ गाती है, जो भी है। सीता अचानक गाती है, मेरी भी तो सुन लो बहना, इस जच्चा को है कुछ कहना। मेरी भी तो सुन लो बहना, इस जच्चा को है कुछ कहना। ललन हुआ तो मैं खुश होंगी, ललन हुआ तो मैं खुश होंगी, राम पुत्र की बलैया लूंगी, पर गर्भ भी जो मुझको लागी, पर गर्भ भी जो मुझको लागी, खुशी से हो जाऊंगी मतवाली। अब ये किसने उनको बताया है कि सीता पुत्र ही चाहती? वो सीता के ससुर थे, इनका नाम था दशरथ, जो कि पुत्र ही चाहते थे, जिन्होंने पुत्र कामेष्ठी नाम का यज्ञ किया, संतान कामेष्ठी नाम का यज्ञ नहीं किया। वो सीता के ससुर थे दशरथ जी, जिन्होंने अपनी पहली जाई बेटी को दान में दे दिया था शांता।
बेटी को उन्होंने पाला करते, तो सीता को उस मोड़ में नहीं थी। तो किसने कहा कि सीता मुझे भूलना चाहिए? तो सीता कहती है कि गर्ज हुई मुझको लाली, खुशी से हो जाऊंगी मतवाली। तो ये थोड़े ट्विस्ट से कहीं आप कहानी को ले जा सकते हैं। ये अंतिम गाना काफी मजेदार सा है, जहां पूरा नाटक खत्म हो जाता है, सीता भक्ति में समा जाती है और उसके बाद में गाना शुरू होता है। अब पात्र नहीं है, अभिनेता है, वो गाना गाते हैं। अभिनेता आकर के वो कहते हैं, भगवान देवता या अवतार, भगवान देवता या अवतार, वो नरेंद्र या पुरुषोत्तम, जो सही मार्ग से जरा डिगा, अंत न हो उसका उत्तम। भगवान देवता या अवतार। सीता भी समाई धरती में और जल समाधि ली राम ने फिर। सीता भी समाई धरती में और जल समाधि ली राम ने फिर। वादा था राम राज्य का जहां, वो भूमि गई संशय से घिर। न्यायोचित जो निर्णय करते उस दिन श्री राम जो दृढ़ होते। भरत भूमि भाग्य अस्त न होता, भारत चंद सब सुखमय होते। भगवान देवता या अवतार, हो नरेंद्र या पुरुषोत्तम। दोस्तों, अवार्ड मिलने से कौन खुश नहीं होता, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी बेईमानी की गई आज। मुझे कहा गया था कि मैं एक सम्मान पाने के लिए बुलाया जा रहा, और मैं कौन नरेंद्र बाबा, मैं जानता नहीं। अमित शाह को नरेंद्र को नहीं। कौन सा? मुझे वाली फिल्म गाना सुना देंगे, वो भी सुना देंगे। अभी तो कुछ और भी लोगों से बात करनी है मूवी के बारे में भी, तो मैं नहीं चाहता हूँ लोग इतने बोर हो जाए कि वंदना जी को क्वेश्चन करने के लिए नाम किसने सजेस्ट किया। वैसे चलिए मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि पहली बात तो यह कि मैं खुश हूं, लेकिन मेरे साथ जो बेईमानी हुई है वो ये हुई है कि मुझे कहा गया था कि एक सम्मान लेने आपको आना है, मैं दौड़ के चलाया लखनऊ के लिए, कोई भी बुलाया मैं चला आता हूं। लेकिन यहां पे पता चला कि 17 सम्मान मुझे दिए गए आज, यानी 16 बार का मेरा लखनऊ आने का चांस आप लोगों ने मान लिया। तो उसके लिए मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। जिन्होंने मुझे सम्मानित किया, जिन्होंने मुझे माले पहनाए, जिन्होंने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए लोगों के कि भैया दोबारा बुला लेते हैं, फिर आते हैं सम्मान लोग क्यों आते हैं। और दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूं कि राही साहब के सम्मान में दिए जाने वाला ये सम्मान मुझे आज उनके जन्मदिन 1 सितंबर को दिया जा रहा है। आज मित्रों, मेरी मां डॉक्टर पुष्पावती तिवारी का भी जन्मदिन है। अगर राही साहब होते तो वो शायद 98 वर्ष के हो रहे होते, कहीं विकिपीडिया बताता है कि 100 वर्ष के हो रहे होते। 100 वर्ष के तो शायद नहीं होते, उन्हें भाव कार्यक्रम यहाँ और भी होता, वो शायद 98 वर्ष के हो रहे होते। मेरी मां अगर होती तो आज 90 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के पूरे कर लिए होते। और मुझे डेफिनेटली पता है कि मुझे इस अवार्ड मिलने के पीछे उनकी कुछ कॉन्स्पिरेसी है जो इन दोनों लोगों ने आप चाहें तो उससे उन लोगों का आशीर्वाद कह लीजिए। एक इंसान को इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है। बस इतना कह सकता हूं कि मैं यहां बैठे लोगों का, वहां बैठे लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार, कृतज्ञ हूं, ममनून हूं, उपकृत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।